साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। मैं अशोक यादव। साथियों, इस समय जो क्लास चल रही है वो इतिहास की चल रही है। इसके अंतर्गत हम जो आज की क्लास है वो मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत तुगलक वंश का अध्ययन करेंगे। इसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने खिलजी वंश के उत्तराधिकारियों के विषय में चर्चा की थी। आपको बताना चाहेंगे इसके पीछे चाहे खिलजी वंश हो या गुलाम वंश हो या भारत में इस्लामी जो लोग हैं उनका आगमन कैसे हुआ, इनसे संबंधित जितनी क्लासेस थी हमने पढ़ाया है आपको अच्छे तरीके से। तो देखिए, आज की जो क्लास है वो तुगलक वंश से संबंधित है। क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपको सारी क्लासेज फ्री ऐसे मिलेंगी। आपकी तैयारी बेहतर हो, आगामी जो परीक्षा होने वाली है आप उसको अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो आज की क्लास है वह है तुगलक वंश से संबंधित। तो तुगलक वंश के अंतर्गत आप देखेंगे कि तुगलक वंश की स्थापना कैसे हुई, इनके संस्थापक कौन है। तो यहाँ पे देखिए, तुगलक वंश अगर इनकी जात की बात की जाए तो तुगलक वंश के जो शासक थे किस जात के थे। तो देखिए, ये जो तुगलक वंश के शासक थे वो थे तुर्क जाति के। किस जात के थे? ये तुर्की थे। और इनको लेकर के इब्न बतूता कहता है कि तुर्की में जैसे तमाम जो जातियां हैं उनमें भी कई उपजातियां होती हैं। उसी के संबंध में इब्न बतूता कहता है ये जो तुर्की जाति है, तुर्की जाति में भी ये तुगलकों को तुर्कों की कराना शाखा का बताता है। ये भी परीक्षा में प्रश्न बनता है कि जो तुगलक वंश के तुर्की शासक थे वो तुर्कों की किस शाखा से संबंधित थे। तो वह शाखा थी कराना शाखा। ठीक है, अब देखिए, ये तो उनकी जात के विषय में हो गई। अब बात करते हैं तुगलक वंश के संस्थापक। तुगलक वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो तुगलक वंश के संस्थापक का नाम है गियासुद्दीन तुगलक। क्या नाम है? गियासुद्दीन तुगलक। तो ये भी प्रश्न बनता है कि तुगलक वंश के संस्थापक का क्या नाम है। तो गियासुद्दीन तुगलक नाम है। ठीक है, ये तुगलक वंश का पहला शासक है। अगर तुगलक वंश के अंतिम शासक की बात करें, अंतिम शासक तुगलक वंश का, उसका नाम है नासिरुद्दीन महमूद। क्या नाम है? नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो एक इब्न बतूता बताता है कि जो तुगलक वंश के लोग हैं ये तुर्कों की शाखा के कराना शाखा से संबंधित। तो जो कराना शाखा है यह कैसी शाखा है, अब इसको आपको समझना है। ये देखिए, जो करौना या कराना है ये तुर्कों और मंगोलों की मिश्र जनजाति से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना है कि जो कराना है या करौना जो लिखा गया है इसमें आपको समझना है कि तुर्कों और मंगोलों के मिश्रित रूप से जो शाखा बनी उसे कराना शाखा कहा गया। ठीक, आगे देखिए, तुगलक वंश से जो तुगलक है किसी वंश या नस्ल का नाम न होकर के व्यक्तिगत नाम था। यहीं पे आपको एक बात और समझनी है कि जो तुगलक है या किसी वंश या नस्ल का नाम नहीं है बल्कि यह एक व्यक्तिगत नाम है। जैसे अगर हम अपना नाम कुछ रख लें तो किसी की जात थोड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमारा यह व्यक्तिगत नाम है। ठीक है, अब आगे देखिए, चूंकि गाजी तुगलक गियासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करके सुल्तान बना। अब आपको यहाँ समझना है कि जब गियासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश की स्थापना करता है, शासक बनता है या सुल्तान बनता है, सुल्तान बनने के समय एक उपाधि उसने धारण की। वह उपाधि थी गाजी
तुगलक क्या थी? गाजी तुगलक। ठीक है, जब गाजी तुगलक की उपाधि धारण करता है गियासुद्दीन, तो वहीं से जाकर के यह तुगलक बन जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इसी काल इतिहास में उसके उत्तराधिकारी भी तुगलक कहलाई। ठीक है, आगे देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक के पश्चात किसी भी शासक ने अपने नाम के साथ तुगलक शब्द का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है कि जो तुगलक शब्द है, इसे अपने नाम के साथ लगाने वाले में मोहम्मद बिन तुगलक तक नाम आता है। उसके बाद उसके जो उत्तराधिकारी हुए, जितने भी शासक हुए, वो शासक अपने नाम के साथ तुगलक शब्द का प्रयोग नहीं किया करते थे। अब देखिए, ये तो बात रही तुगलक वंश की स्थापना, उनके जाति और वंश से संबंधित। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे गाजी गियासुद्दीन तुगलक, अर्थात जो तुगलक वंश के संस्थापक हैं। उनका पूरा नाम क्या है? उनका पूरा नाम है गाजी गियासुद्दीन तुगलक। इनका जो शासन है 1320 से लेकर के 1325 ईस्वी। ठीक, यहाँ पे देखना है आपको गाजी गियासुद्दीन तुगलक, अर्थात यह 5 साल शासन करता है। अब देखते हैं उपाधि के विषय में इनकी। तो गाजी गियासुद्दीन तुगलक की जो उपाधि है वह है अल शहीद। क्या है? अल शहीद। आगे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों पर गियासुद्दीन तुगलक की यह उपाधि मिलती है। गाजी गियासुद्दीन तुगलक की जो उपाधि है अल शहीद, अगर कहीं इसका उल्लेख मिलता है तो वह मिलता है मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सिक्का जारी किया था। मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात गियासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी। ठीक है, उसने एक सिक्का जारी कराया, उस सिक्के पर मोहम्मद बिन तुगलक ने अल शहीद उपाधि लगवाया। ठीक है, अब देखिए आगे लिखा है कि प्रसिद्ध अलाई अमीर गियासुद्दीन ने अपना जीवन जलालुद्दीन के शासनकाल में अंगरक्षक के सैनिक के रूप में प्रारंभ किया। ये जो गियासुद्दीन तुगलक है, इसने जब अपना जीवन शुरू किया नौकरी के रूप में, तो शुरू किया था जब जलालुद्दीन शासन कर रहा था। जलालुद्दीन, तो उसके शासनकाल में वह एक सैनिक बना। वह सैनिक अंगरक्षक के रूप में प्रारंभ बना, तो वहीं से इसके जीवन की जो शुरुआत है नौकरी की शुरू होती है। तो सुल्तान बनने से पूर्व पंजाब का सूबेदार था। जो गियासुद्दीन तुगलक है, जब वह शासक बना तो उसके पहले वह पंजाब का सूबेदार हुआ करता था। ठीक है, अब पंजाब की जो राजधानी थी वह थी दीपालपुर। ठीक, गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द जोड़ा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, गियासुद्दीन तुगलक जो है दिल्ली की शासन सत्ता संभालने के पहले, जब वो शासन सत्ता संभाला तो उसने जो गाजी शब्द प्रयोग किया, उसके पहले किसी ने भी गाजी शब्द का प्रयोग नहीं अपने नाम के सामने जोड़ा था। अर्थात दिल्ली की सत्ता पर बैठने वाला पहला सुल्तान है जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द जोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान देना है, ये बहुत बार प्रश्न बना है कि गाजी शब्द, तो ये प्रश्न बना ही है, लेकिन यहाँ पे एक शब्द और प्रश्न बना है कि जो गियासुद्दीन तुगलक है, इसकी माता कौन थी? इसकी माता थी हिंदू। ठीक है, जो पंजाब की एक जाट महिला थी। तो प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक है जिसकी माँ हिंदू थी? तो वह नाम, उसमें नाम आता है गियासुद्दीन तुगलक का। ठीक है, आगे देखिए, गियासुद्दीन का पिता बलबन के काल में हिंदुस्तान आया। जो गियासुद्दीन तुगलक है, इसके जो पिता है, जब बलबन शासन कर रहा था
उसी के शासनकाल में बलबन के जो जो गयासुद्दीन के पिता हैं वह हिंदुस्तान आते हैं। फिर 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गयासुद्दीन को उत्तर पश्चिमी सीमाओं का प्रधान रक्षक नियुक्त किया। आपको समझना है, अलाउद्दीन खिलजी जब शासन कर रहा था तो 1305 ईस्वी में उसने गयासुद्दीन को उत्तर पश्चिमी जो सीमा है जहां मंगोल के आगमन का भय रहता था वहां पर गयासुद्दीन तुगलक को सीमाओं के संरक्षक रूप में वहां पे नियुक्ति कर दी। इस पद पर रहते हुए इसने मंगोलों के विरुद्ध कई सफल लड़ाइयां लड़ी। भाई जब उसकी नियुक्ति वहां पे हो गई तो काफी साहसी और महत्वाकांक्षी भी था। उसने कई बार मंगोलों के जो आक्रमण थे उसको असफल किया। आगे देखिए, काबुल एवं गजनी पर आक्रमण किया। तो उसने मंगोलों से सामना तो किया ही साथ गयासुद्दीन ने काबुल पर भी हमला किया था और गजनी पर भी उसने आक्रमण किया। अब देखिए, मंगोलों के क्षेत्र में घुसकर राजस्व भी वसूला था। बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था यह गयासुद्दीन तुगलक। आगे देखिए, खुद गयासुद्दीन मुल्तान की जामा मस्जिद के लेख में बताता है कि मैंने तातारों के खिलाफ 29 लड़ाइयां लड़ी, तभी मुझे गाजी मलिक की उपाधि मिली। ये जो गयासुद्दीन तुगलक है बताता है कि हमने, ये बताता कहाँ पे, इसका उल्लेख मिलता है कि मुल्तान में जामा मस्जिद है, वहां पे एक लेख लिखा है। उसी लेख में यह इसका उल्लेख मिलता है कि गयासुद्दीन तुगलक यह बताता है लोगों को कि हमें जो उपाधि मिली है गाजी मलिक की ऐसे नहीं मिली है, हमें जो उपाधि मिली है इसके उपलक्ष्य मिली कि मैंने जो तातार हैं उनके खिलाफ 29 लड़ाइयां लड़ी हैं। उसी लड़ाइयों के उपलक्ष्य में जो हमने बहादुरी दिखाई, उनको पराजित किया, तब जाकर के हमें गाजी मलिक की उपाधि मिली है। आगे देखिए, इब्न बतूता जो है मस्जिद के लेख की उसकी तातारियों के विरुद्ध 21 विजयों का उल्लेख किया है। वैसे तो जो मुल्तान की जामा मस्जिद है तातारों की लड़ाइयां कुल 29 बार लड़ी गई है, इसका तो उल्लेख किया है, लेकिन उसमें ये भी लिखा गया है कि जो इब्न बतूता है वह तो 29 लड़ाइयां ना मान करके इब्न बतूता कहता है कि तातारियों के विरुद्ध गयासुद्दीन तुगलक ने कुल 21 लड़ाइयां लड़ी। ठीक है, आगे देखिए, अमीर खुसरो इन युद्धों की संख्या 18 बताई है, तो वहीं बर्नी इसकी संख्या 20 बताता। अब आपको समझना है, उसमें जो युद्ध का उल्लेख है वह 29 है। इब्न बतूता 21 युद्धों का उल्लेख करता है। अमीर खुसरो 18 युद्धों की बात करता है और बर्नी युद्धों की संख्या 20 बताता है। ठीक है, अब आगे देखिए, सुल्तान बनने से पहले गयासुद्दीन ने नस्ल के आधार पर तुर्की अमीरों का समर्थन पाया। जब यह शासक बना गयासुद्दीन तुगलक तो वह तुर्किश जात का था। इसी को आधार बना करके जो तुर्की अमीर थे गयासुद्दीन तुगलक का समर्थन कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वह बलबन के निकट था। भाई बलबन भी तुर्की था। ठीक है, आगे देखिए, जैसे गयासुद्दीन ने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश घोषित किया, लेकिन सुल्तान बनने के पश्चात उसने इस विचारधारा का समर्थन नहीं लिया। लेकिन यह तुर्की जो नस्ल है इस बात का जो उसने लाभ उठाया केवल शासक बनने तक ही, जब तक शासक नहीं बना तब तक उसका लाभ उठाया। जैसे ही शासक बन गया उस विचारधारा का, जाति श्रेष्ठता का, नस्लवाद का, उसके बाद शासक बनने के बाद उस विचारधारा को गयासुद्दीन तुगलक ने
त्याग दिया। ठीक, अब आगे देखिए, अब आगे लिखा है कि सुल्तान का पद ग्रहण करने से पूर्व यद्यप परिस्थितियां गाजी मलिक के अनुकूल थी, तथापि वह गद्दी पर तुरंत नहीं बैठा। गयासुद्दीन ने इसकी जांच करवाई कि अलाउद्दीन खिलजी के वंश का कोई व्यक्ति जीवित तो नहीं है जिसे वह दिल्ली का ताज सौंप सके। उसने कहा कि मेरा धनुष बाण ही मेरा सिंहासन है। अतः शिष्ट रूप में सिंहासन के प्रति उसने अपनी अनिच्छा का प्रदर्शन किया। तब सरदारों ने उसे गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि दे करके सिंहासन पर बैठने को प्रेरित किया। यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि मुस्लिम सरदारों के बिना किसी तरह की ईर्ष्या को प्रदर्शित किए ही गाजी मलिक को, जो श्रेणी में उनके बराबर रह चुका था, दिल्ली के सिंहासन पर आमंत्रित किया। इसी बात को लेकर बर्नी कहता है कि गयासुद्दीन तुगलक की प्रशंसा का आधार इस आधार पर कहता है कि वह लोगों की कल्याण की बात वह हमेशा करता है। अब यहाँ पे आपको देखना है, जो यहाँ पे एरो बना है, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें हैं हम उसको भी एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ देखिए महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक है। तो पहला महत्वपूर्ण तथ्य इसमें देखिए क्या है कि जलालुद्दीन खिलजी एवं गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान बनने के पूर्व उत्तर पश्चिमी सीमाओं के प्रधान रक्षक या वार्डन ऑफ द मर्चेस रह चुके थे। आपको ध्यान देना है, चाहे जलालुद्दीन खिलजी हो या गयासुद्दीन तुगलक हो, सुल्तान बनने से पूर्व जो उत्तर पश्चिमी सीमा है उसका प्रधान रक्षक दोनों लोग रह चुके थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात देखिए इसमें कि गयासुद्दीन तुगलक ने जलालुद्दीन खिलजी द्वारा प्रस्तुत कल्याण एवं मानवतावाद को पुनः शुरू किया। आगे देखिए, गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने कृषकों की भलाई के लिए प्रयत्न किया। उसका कहना था कि देश कर के बोझ से नष्ट न हो जाए और सुधार का मार्ग अवरुद्ध न हो जाए। यह बात कौन का था? लेकिन दिल्ली सल्तनत में अगर किसानों के बारे में कोई बात, उनके हित के विषय में कोई सुल्तान सोचा, वह सोचने वाला था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक कहता है कि जो हमें टैक्स मिलता है वो टैक्स इतना ज्यादा न हो कि पूरा साम्राज्य टैक्स के बोझ से नष्ट हो जाए। अगर हमें टैक्स लेना है लोगों से तो हमें जो किसान लोग हैं उनके सुधार के विषय में हमें बीच बीच में प्रयास करना चाहिए ताकि वो अपना उत्पादन कर सके अच्छे से। इस तरीके की बातें गयासुद्दीन तुगलक ने कही है। आगे देखिए, चौथा बिंदु यहाँ पे है कि गयासुद्दीन ने उलमा द्वारा उपभोग की जाने वाली जमीनों की जांच करवाई और उसमें से बहुतों की जमीन कम कर दी। अब गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, उसने जो धार्मिक लोग थे, उलमा वर्ग थे, वो उनके पास जो जमीनें थी जो उसका वो लोग प्रयोग करते थे, जोते थे, बोते थे, टैक्स उससे लेते थे, उन जमीनों की जांच करवाई। भैया आपके पास कितना है, आपके पास कितना, आपके पास कितना है। जब सारे धार्मिक लोगों की जमीनों की जांच हो गई तब उसने जो उसे उचित समझा हर आदमी के जो जमीनें थी उसमें से उसने कम कर दी। अब पांचों बिंदु की, गयासुद्दीन राज्य कवि जो थे गयासुद्दीन तुगलक के दरबार में रहने वाले अमीर खुसरो को प्रतिमास 1000 टन का पेंशन देता था। अब आपको समझना है, जो अमीर खुसरो थे
वो गयासुद्दीन तुगलक के दरबार में रहते थे, तो उनको पेंशन के रूप में 1000 टन का हर महीने उसे प्रदान करता था। अमीर खुसरो की अंतिम कृति, जो उसकी अंतिम रचना है, उसका नाम है तुगलक नामा। जो तुगलक नामा है यह गयासुद्दीन तुगलक को उसने समर्पित की थी। आप देखिए यहाँ पे छठा बिंदु यहाँ पे है कि गयासुद्दीन तुगलक ने अपने साम्राज्य में संगीत का निषेध कर दिया। अब आपको यहाँ समझना है कि दिल्ली सल्तनत में अपने साम्राज्य में संगीत को बैन करने वाला शासक का नाम क्या है, तो गयासुद्दीन तुगलक नाम था उसका। तो इसी आधार पर उसने 53 धर्माधिकारियों से निजामुद्दीन औलिया के मजलिसों के समा एवं नृत्य पर भी रोक लगाने की सलाह ली थी। ये सब जो बिंदु हमने बताए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सबको आपको समझना है। ठीक, अब देखिए, अब चलते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए कि गयासुद्दीन ने वह कार्य कुछ समय में कर दिखाया जो दूसरे सुल्तानों ने वर्षों में किया। देखिए, जब गयासुद्दीन तुगलक शासक बना तो बहुत सारे ऐसे कार्य किए जल्दी में जो दूसरे सुल्तान बहुत समय भी नहीं कर पाए। ठीक है, अब उसने किया क्या, देखिए उसने अव्यवस्था के सारे चिन्ह मिटा दिए। लोगों को ऐसा लगा कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी पुनः जीवित हो गया। अब आगे देखिए, गयासुद्दीन को समकालीन इतिहासकारों ने एक आदर्श सुल्तान माना है। ठीक है, अब आगे देखिए, अमीर खुसरो कहता है कि गयासुद्दीन 100 पंडितों का सिरो वस्त्र अपने राज मुकुट के नीचे धारण करता था। उसने कुछ वैसा नहीं किया जो विवेक और बुद्धि से परिपूर्ण न हो। अमीर खुसरो गयासुद्दीन तुगलक के किए गए कार्यों की प्रशंसा करता है। प्रशंसा करते हुए कहता है, देखिए ये बात जो कोट है जो अमीर खुसरो ने कही है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, तो आपको समझना है कि अमीर खुसरो कहता है कि गयासुद्दीन 100 पंडितों का शिरो वस्त्र अपने मुकुट के जो उसका राज मुकुट है उसके नीचे धारण करता था। उसने कुछ भी वैसा नहीं किया जो विवेक और बुद्धि से परिपूर्ण न हो। आगे देखिए, उसने अलाई अर्थात खिलजी परिवार की सभी महिलाओं को राजसी सुरक्षा दी, उनको पेंशन प्रदान की और उनके लड़कियों के विवाह का प्रबंध भी किया। सुल्तान ने दरिद्रों की सहायता के लिए एक व्यवस्था निकाली। जो राज्य में गरीब लोग थे, दरिद्र लोग थे, उनकी भलाई के लिए भी गयासुद्दीन तुगलक ने कुछ व्यवस्था बनाई जिससे उनका जीवन बसर अच्छे से हो सके। साथ ही साथ उसने एक महत्वपूर्ण बात ये की कि अलाउद्दीन खिलजी की जो परिवार से संबंधित महिलाएं थी उनकी उसने देखभाल की, उनकी सुरक्षा में सुरक्षाकर्मी नियुक्त किए गए, उन महिलाओं को पेंशन प्रदान किया गया, जो उनके घरों से संबंधित लड़कियां थीं उनके विवाह का प्रबंध भी गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। आगे बर्नी लिखता है कि गयासुद्दीन तुगलक के काल में भिखारी भी काम धंधा करने लगे थे। अर्थात बर्नी बात बताता है कि गयासुद्दीन तुगलक जो दरिद्र लोग थे, कमजोर असहाय लोग थे, उन सबको कुछ न कुछ काम में लगा दिया ताकि काम कर करके अपना जीवन यापन अच्छे से बिता सकें। ठीक है, आगे देखिए, बहराम आयबा को किसलू खां की उपाधि दी।
एक व्यक्ति था, उसका नाम था बहराम आयबा। बहराम आयबा को गयासुद्दीन तुगलक ने किसलू खां की उपाधि प्रदान की। आगे देखिए, उसे सुल्तान का भाई कहलाए जाने का सम्मान मिला। ठीक है, ये जो किसलू खां था, इसे लोग कहते थे कि यह सुल्तान का भाई है। सुल्तान के दत्तक पुत्र तातार खां को भी अच्छा उसने प्रशासनिक पद भी प्रदान किया था। अब आगे देखिए, अब बात करेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक के प्रशासनिक सुधार की। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के जो प्रशासनिक सुधार है, अब उसकी चर्चा करेंगे। अब इसमें देखिए, जो पहला उसका सुधार है, आपको ये ध्यान देना है, सारे बिंदु परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपको बहुत ध्यान से देखना है। अब इसमें देखिए, सुल्तान बनने के पश्चात गयासुद्दीन को वित्त की समस्या का सामना करना पड़ा। अर्थात जब गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान बना तो उस समय राज्य में पैसे की समस्या थी। उसी जो समस्या थी, अब उसी के बाद को लेकर के अमीर खुसरो ने कहा कि राज्य का धन अमीरों एवं निजामुद्दीन औलिया में बांट दिया था। आगे देखिए, अतः गयासुद्दीन ने सभी से कहा कि वह पैसा राजकोष में जमा कर दें। भाई, जब गयासुद्दीन तुगलक शासक बना, उसके जो पहले शासक थे, उन्होंने क्या कि जितना पैसा था राजकोष में, उन राजकोष के पैसे को अमीरों में बांट दिया गया, और जो निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे, उनको भी बहुत सारा धन राजकोष से शासकों ने प्रदान किया था। जब उसको देखा कि हमारा राजकोष खाली है, लोगों को बांट दिया गया है, उसने एक आदेश जारी किया, कहा कि जितने लोगों को राजकोष से पैसा दिया गया है, वो सारा पैसा राजकोष में वापस लौटा दें। आगे देखिए, सभी ने पैसा वापस किया, और जितने अमीर थे उन सभी ने पैसा राजकोष में वापस लौटा दिया। लेकिन एक थे निजामुद्दीन औलिया, जो सूफी संत थे, उन्होंने पैसा वापस नहीं किया। जब पैसा वापस नहीं किया तो गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया के बीच मतभेद हो गया। इसी बात को लेकर मतभेद दोनों लोगों के बीच हुआ था। आगे देखिए, नंबर 2, दूसरे बिंदु में लिखा है जो प्रशासनिक सुधार में, कि न्यायिक सुधारों के तहत उसने अलाउद्दीन की कठोर दंड व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अब गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया कि जो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में जो न्याय की जो परंपरा थी, काफी कठोर थी, उस कठोर परंपरा को गयासुद्दीन तुगलक ने समाप्त कर दिया। इसी बात को लेकर के बर्नी कहता है कि गयासुद्दीन की न्याय व्यवस्था के कारण एक भेड़िया भी एक भेड़ की तरफ आंख उठाकर देख नहीं सकता था। इसकी शासन व्यवस्था की तारीफ करता है गयासुद्दीन तुगलक कि गयासुद्दीन तुगलक की न्याय व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि एक भेड़िया भी एक भेड़ की तरफ नहीं देख सकता था। आगे देखिए, राजकीय जो ऋण वसूलने के लिए शारीरिक यातना देने की प्रथा को बंद करा दी, किंतु भ्रष्टाचारियों को इससे दंड मुक्ति नहीं दी। जो गयासुद्दीन तुगलक है, पहले जो राजकीय टैक्स होते थे, वसूलने के लिए लोगों को शारीरिक दंड दिया करते थे कि अगर आप नहीं देंगे तो आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा। तो प्रथा तो गयासुद्दीन ने बंद कर दी, लेकिन जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनको इस दंड से उसने मुक्त नहीं किया। उनको हमेशा समझाता रहा कि अगर आप गलत करेंगे तो आपके साथ हम शारीरिक दंड जरूर देंगे। अब देखिए, तीसरा बिंदु यहाँ पे है कि गयासुद्दीन ने शराब बनाने एवं बिक्री तथा जुआ खेलने आदि भी रोकने का प्रयास किया। इन तमाम बातों के साथ साथ गयासुद्दीन तुगलक ने किया कि जो उसका साम्राज्य है, उसमें जो शराब बनाने का काम होता था, उस पर उसने प्रतिबंध लगा दिया।
साथ शराब बेचने पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जुआ खेलने पर भी उसने प्रतिबंध लगा दिया। अर्थात बात करें शराब बेचना, बनाना और जुआ खेलना, इन तमाम चीजों को अपने साम्राज्य में उसने बंद करवा दिया। चौथा बिंदु यहाँ पे देखिए कि डाक व्यवस्था को पूर्ण रूप से संगठित करने का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। इसने प्रत्येक 2/3 मील पर एक डाक चौकी स्थापित की। अर्थात बात करें कि गयासुद्दीन तुगलक ने डाक व्यवस्था को, जो चिट्ठी ले जाने का काम करते थे, इसको बहुत अच्छे तरीके से संगठित और व्यवस्थित करवाया। अब उसने क्या किया कि प्रत्येक 2 या 3 मील की दूरी पर एक डाक चौकी स्थापित करवाई। इस डाक चौकी के विषय में भारतीय डाक व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख करने वाला इतिहासकार है इब्न बतूता। देखिए बहुत बड़ा प्रश्न बना है, तो बहुत महत्वपूर्ण है कि डाक व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख करने वाला इतिहासकार कौन है, तो उसका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक में भारतीय डाक व्यवस्था का उल्लेख किया है रहेला में। ठीक, अब पांचों बिंदु यहाँ पे देखिए, अधिकारियों के पथ प्रदर्शन तथा उनके निर्णयों में एक रूपता लाने के लिए उसने एक विधि संहिता बनाई। अब यहाँ को समझना है, जो अधिकारी थे उनको सही रास्ते पर चलने के लिए जो निर्णय करते थे, उनके निर्णय में समरूपता हो, ऐसा ना हो कि किसी के लिए दूसरा हो, किसी के लिए दूसरा हो। अब उसके लिए क्या किया गयासुद्दीन तुगलक ने, एक विधि संहिता बनाई। कहा कि अब इसी नियम कानून के तहत सभी लोगों के साथ न्याय की बात की जाएगी। ठीक है, अब आगे देखिए, अगले बिंदु पे चलते हैं। अब बात करेंगे आर्थिक सुधार की। कौन से आर्थिक सुधार की? गयासुद्दीन तुगलक जो है उसने आर्थिक सुधार के रूप में कौन कौन सी व्यवस्था की, अब इसकी चर्चा हम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आर्थिक सुधार में बर्नी कहता है कि गयासुद्दीन के आर्थिक नीतियों का अगर कोई आधार रहा तो रस्मो मियान एक शब्द यूज किया है बर्नी ने। इसका मतलब होता है मध्यपंथी नीति, अर्थात मध्यम मार्ग, अर्थात संयम, शक्ति एवं नरमी के बीच एक संतुलन लेकर चलने की बात। अर्थात जो आर्थिक सुधार करना चाहा गयासुद्दीन तुगलक ने, उसने जो नीति अपनाई उस नीति को कहा गया रस्मो मियान, अर्थात मध्यम पंथी नीति। मध्यम पंथी नीति अर्थात जहां काम आए संयम से काम लीजिए, जहां संयम का काम न संभाल पाए संयम, तो वहां पे आप शक्ति दिखाइए। उसके बाद नरमी, इन तमाम बातों का संतुलन लेकर के शासन व्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था है, उसको चलाने का उसने प्रयास किया। अब देखिए उसका मानना है कि कृषक ना तो इतने धनवान बने कि विद्रोह कर दें और न इतने निर्धन बने कि कृषि छोड़कर भाग जाएं। गयासुद्दीन तुगलक कहता है कि जो किसान हैं वो इतने मजबूत ना हो जाएं, उनके पास इतना पैसा ना आ जाए कि वह विद्रोह कर बैठे, और इतने गरीब भी ना हो जाएं कि वो कृषि कार्य छोड़ करके भाग जाएं। अब गयासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने कृषकों के संबंध में सही नीति अपनाई। ठीक, अब यहाँ पे आपको बात करनी समझना है कि दिल्ली सल्तनत के जो शासक है उसमें पहला शासक ऐसा है गयासुद्दीन तुगलक, जो किसानों के संबंध में जो इस तरीके की नीति बनाया ताकि किसान अच्छे से अपना जीवन बसर कर सकें। तो वह पहला सुल्तान था। इसके पहले किसी भी सुल्तान ने इस तरीके की किसानों के प्रति विचार नहीं रखे थे, सुधार नहीं किए थे। अब यहाँ पे देखिए
अब किसानों के प्रति उसने कौन कौन से नीति अपनाई आर्थिक सुधार के लिए, अब उसमें आपको समझना। देखिए पहला क्या है, पहला बिंदु यहाँ पे है कि उसने जमींदारों, जमींदारों में कौन कौन है, जैसे खूत है, मुकद्दम है, चौधरी। खूत, मुकद्दम, चौधरी ये जमींदार होते थे, ठीक है। इनके जो अधिकार अलाउद्दीन खिलजी ने छीन लिए थे, उन अधिकारों को गयासुद्दीन तुगलक ने सबको लौटा दिया और उसने कहा कि वह किसानों को अधिक उपज के लिए प्रोत्साहन करें। गयासुद्दीन तुगलक जब जमींदार जो थे, जैसे खूत हुए, मुकद्दम हुए, चौधरी हुए, इनको जब उनके अधिकार वापस लौटा रहा था, उनसे बोला कि आप लोग को हम सारे अधिकार तो दे रहे हैं, लेकिन आपको इतना काम जरूर करना है। आप गांव में जाइए, जहाँ पे किसान हैं, उनकी जो खेती करने की प्रक्रिया आप समझिए, और जो आप ऐसे कुछ उपाय कीजिए जिनसे उनकी जो फसल उत्पादकता है वह बढ़ जाए, अर्थात आप उसे प्रोत्साहित कीजिए। आगे देखिए नंबर दो पे हम लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित मसाहत को छोड़ करके बटाई पद्धति का प्रयोग पुनः शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी जो था वह अपने साम्राज्य में एक व्यवस्था चलाई थी, मसाहत पद्धति। अब गयासुद्दीन तुगलक जब शासन कर आया इसका, तो उसने मसाहत पद्धति को छोड़ करके एक बटाई पद्धति, जिसे नस्ल पद्धति कहा गया, उस प्रक्रिया को अपनाना शुरू किया। अब तीसरा बिंदु यहाँ पे देखिए, गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, जो टैक्स है, जो लेने की जो दर है, 1/5 या 1/3 भाग वह टैक्स के रूप में लिया करता था। आगे देखिए, वह लगान में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी के पक्ष में था, जैसे एक वर्ष में 1/10 या 1/11 की ही कर वृद्धि हो, ताकि सरकार की आय बढ़ सके। इसके साथ साथ किसानों पर भी अधिक बोझ न पड़ जाए। देखिए अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, सॉरी गयासुद्दीन तुगलक यह नीति अपनाया कि देखिए आप टैक्स तो लीजिए, जो उसके कर लेने की जो दर थी वो सामान्यतः 1/5 से 1/3 थी, लेकिन वह चाहता था कि, वह कहता भी था कि अगर हमें टैक्स बढ़ाना है, हम तो टैक्स हमें थोड़ी थोड़ी बढ़ानी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें एकाएक 10%, 20%, 50% बढ़ा दें, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें ये करना है कि अगर एक वर्ष में अगर हमें जरूरत पड़ी तो ज़्यादा से ज़्यादा 1/10% या 1/11% टैक्स हम केवल बढ़ाएंगे। इससे क्या होगा, इससे सरकार की जो आय है वो तो बढ़ेगी ही, साथ साथ किसानों पर भी ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद वो कहता है कि खराज वसूलने में मध्यम मार्ग का सहारा लिया जाए। अत्यधिक कर लगाने से देश नष्ट या गरीब नष्ट हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक कहता है कि अगर हम ज़्यादा टैक्स लगा देंगे तो उससे क्या होगा, उससे जो राज्य है उसकी आर्थिक स्थिति, जो बेस है किसान, वो तो बर्बाद होंगे ही। जो गरीब है उनकी स्थिति भी डमाडोल हो जाएगी, वो खेती करेंगे नहीं, अर्थात तो खेतों में भी लगे रहे, उनकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ती रहे और वो टैक्स देते रहे। आगे देखिए, कहता है कि अकाल के समय किसानों को कर मुक्त कर दिया जाए। अब यहाँ पे बहुत बड़ी बात गयासुद्दीन तुगलक करता है कि बोला अगर राज्य में अकाल पड़ जाता है, सूखा आ जाए, बाढ़ आ जाए, इन तमाम प्रकार ओला पड़ जाए, अगर इस तरीके से अकाल राज्य में पड़ जा रहा है या जिस क्षेत्र में पड़ेगा, तो वहाँ के किसानों को हम टैक्स से मुक्त कर देंगे, अर्थात उनसे किसी तरीके का कोई टैक्स हम नहीं लेंगे। उसने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया
कि वह लगान में वृद्धि के स्थान पर कृषि योग्य भूमि और उत्पादन वृद्धि हेतु प्रयत्न करें। गयासुद्दीन तुगलक जो उसके अधिकारी थे कृषि से संबंधित, उनसे बोला कि आप लोग टैक्स जो आप वसूल रहे हैं, अगर आप टैक्स वसूल रहे हैं, ज्यादा वसूल रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो साथ साथ आप ये भी प्रयत्न करिए कि जो उत्पादन, जो कृषि योग्य भूमि है, उसकी संख्या जो है, उसका क्षेत्रफल आप बढ़वाइए, जो हमसे सहायता राशि से हो सके आप लीजिए, उसकी गुणवत्ता को आप बढ़वाइए, और इससे क्या जो उत्पादन वृद्धि है वो बढ़ जाए। इन तमाम प्रकार की बातें गयासुद्दीन तुगलक अपने कर्मचारियों से कहा कि टैक्स वसूलने के साथ साथ आप कृषि योग्य भूमि में आप वृद्धि करवाइए ताकि उत्पादन वृद्धि अच्छे से हो सके। अब आगे देखिए, किसानों को लगान उसी भूमि पर लिया जाता था जिस भूमि पर खेती की जाती थी। बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है, गयासुद्दीन तुगलक ने कहा कि जैसे हम नहीं चाहते कि अगर किसी किसान के पास 10 बीघा जमीन है और खेती 3 ही बीघा पे कर रहा है और 7 बीघे जो जमीन है वो अनुपजाऊ है, तो 10 बीघे पर आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, अर्थात आप जितनी भूमि पर कृषि कार्य करेंगे उतनी ही भूमि पर आपसे टैक्स लिया जाएगा। ठीक, आगे देखिए, चौथा बिंदु यहाँ पे है कि गयासुद्दीन ने एक नियमावली जारी की कि जिसके अनुसार मुक्ताओं या फिर जो सूबेदार हैं उनको टैक्स वसूली में अत्याचार नहीं करना चाहिए। गयासुद्दीन तुगलक ने नियम लाया, उसमें नियम में कहा कि जो हमारे इक़्तिदार हैं, जो मुक्ता हैं, अगर टैक्स वसूली में अत्याचार करते हैं तो इनके साथ कठोर कार्रवाई की जाएगी, अर्थात लगान वसूली के समय किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं किया जाएगा। अब देखिए, उसने अमीरों द्वारा कृषि के लगान की इजारेदारी की भर्त्सना की। गयासुद्दीन ने नियम बनाया कि प्रत्येक अख्तादार जो अमीर है अपने खर्च निकाल करके फालतू लगान फवाजिल के खजाने में जमा कर दे। जो फालतू लगान है उसे फवाजिल कहा जाता है, यही आपको समझना है। बहुत बार प्रश्न बना है कि फवाजिल शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, वहां ऑप्शन दे देगा फालतू का लगान, कृषि लगान, इस तरीके की जो है ऑप्शन दे देगा, तो आपको समझना है कि जो फवाजिल शब्द है उसका मतलब होता है फालतू लगान। अब देखिए, आप पांचवा बिंदु यहाँ पे लिखा है कि गयासुद्दीन ने सड़कें ठीक करवाई, पुलों का निर्माण करवाया, नहरों का निर्माण करवाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नहरों के क्षेत्र में कार्य करने वाला गयासुद्दीन तुगलक पहला दिल्ली सुल्तनत का सुल्तान है। बहुत बार प्रश्न बना है कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में नहरों के क्षेत्र में काम करने वाला पहला सुल्तान कौन है, तो उसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। बहुत बार प्रश्न बना है, आपको समझना है। ठीक है, नहरों के क्षेत्र में काम या नहरों का निर्माण करने वाला पहला सुल्तान कौन है, तो गयासुद्दीन तुगलक है। अब उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने भी नहरों के बनवाने में महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। तो इस तरीके से अब आप देखिए यहाँ पे, अब इसने गयासुद्दीन तुगलक ने आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ सैनिक सुधार का भी कार्य किया। ठीक है, यहाँ पे सैनिक सुधार है। ठीक, अब यहाँ पे आपको समझना है कि आर्थिक सुधार में हमने देखा 5 बिंदुएं लागू की, बहुत मध्यम मार्ग उसने अपनाया। अब यहाँ पे देखिए, गयासुद्दीन ने जो सैनिक सुधार के विषय में उसने बातें उसके शासनकाल संबंधित है उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, गयासुद्दीन ने सरकारी खर्चे पर सैनिकों के घोड़ों की देखभाल की व्यवस्था की। अब पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब गयासुद्दीन आया उसने क्या किया कि जो सैनिक होते थे उनके पास जो घोड़ा होता था, उन घोड़ों की देखभाल जितना पैसा लगता था वह सरकारी खजाने से उनका खर्चा
चलाया जाता था। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ की गई दाग एवं हुलिया को भी जारी रखा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने जो दाग और हुलिया की प्रथा चलाई थी, जो जब गियासुद्दीन शासन सत्ता में आया तो उसने भी उस प्रथा को, अर्थात दाग और हुलिया जो प्रथा चलाई गई थी, उसको भी अपने सैनिक सुधार में निरंतर चलाया, लागू किया। इसी बात को लेकर के बर्नी कहता है कि गियासुद्दीन सैनिकों को अपने बेटों की तरह व्यवहार करता था। जिस तरीके का उसका व्यवहार था, उसी बात को लेकर के बर्नी कहता है कि गियासुद्दीन तुगलक के अपने सैनिकों से उस तरीके का व्यवहार करता था जैसे एक पिता अपने पुत्र के साथ व्यवहार करता है। आगे देखिए, गियासुद्दीन ने मुक्ता की व्यक्तिगत आय, अर्थात मुक्ता अर्थात हिस्सेदारी, तो गियासुद्दीन ने मुक्ता की व्यक्तिगत आय और उसके अधीन सैनिकों के वेतन के बीच स्पष्ट विभाजन कर दिया। अब इसने क्या किया, गियासुद्दीन ने जो मुक्ता इक्तेदार हैं उनकी जो व्यक्तिगत आय होती थी और जो इक्तेदार सैनिक रखते थे उनका जो वेतन होता था उसके बीच में एक स्पष्ट विभाजन कर दिया। पहले क्या था कि जो इक्तेदार चाहता था, जैसे अब सरकार से या गियासुद्दीन ने इक्तेदार को या जो मुक्ता थे उनको एक निश्चित वाली 100 रुपये दे दिए। अब जब 100 रुपये दे दिए, इक्तेदार को कहा आप अपनी जो आपके पास 100, 200, 500, 50 जो भी आपके पास सैनिक हैं, आप उन्हें उचित जो आपको समझ में आए आप वेतन दे दीजिएगा। तो उसी हिसाब से वो करते थे। लेकिन अब क्या किया गियासुद्दीन तुगलक, अब उसने कहा कि हम आपको 500 रुपये दे रहे हैं, तो आप ऐसा करेंगे तो आप अपना रख लीजिए, आपको हर सिपाही को, हर सैनिक को 50 रुपये पर महीने आपको वेतन देना अनिवार्य है। अर्थात आप 50 रुपये से कम वेतन उसको नहीं दे सकते हैं। इसीलिए जो आप 70 रुपये लीजिए और उसको 50 रुपये दीजिए, इस तरीके का जो वेतन की बात है वो उसने स्पष्ट किया। आगे देखिए, जो मुक्ता लोग हैं अपने सैनिकों के वेतन में से कुछ कमीशन काट लेते थे। आगे देखिए, गियासुद्दीन ने इस कुप्रथा को समाप्त कर दिया। अर्थात जब वेतन को अच्छे से मैनेज कर लिया कि आप इसको इतना देना ही है, तो उससे उतना मिलता था। भाई हर सैनिक को आपको 10 रुपये वेतन देना है हर महीने, तो आपको 10 रुपये देना ही, आप उसमें कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सैनिकों के वेतन रजिस्टर पर लिखा जाता था। अब यहाँ पे अगर 10 रुपये आप सैनिकों को वेतन दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप जो कह देंगे हम मान लेंगे भैया आप 10 रुपये हम उनको दिए हैं। आप ऐसा करेंगे, एक रजिस्टर उसमें होगा जिसका नाम है वसीलाते हश्म। एक रजिस्टर लगा रखवाया गियासुद्दीन ने, कहा उस रजिस्टर का नाम है वसीलात ए हश्म। वो जो रजिस्टर होता था जिस पर लिख करके सैनिकों को वेतन दिया जाता था, उस रजिस्टर की भी वह खुद ही जांच करने लगा। यहाँ पे आपको समझना है कि सैनिकों के वेतन से संबंधित जो रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर का नाम क्या है, उसे कहा जाता था वसीलाते हश्म। ये परीक्षा में प्रश्न बनता है, इसलिए आपको समझना है। तो पहले इसका कोई जांच नहीं होता था, लेकिन वह खुद जाकर के अमीरों के घर जांच करने लगा कि आप सही वेतन दिए हैं कि नहीं दिए हैं। आगे गियासुद्दीन कहता है कि यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी ख्याति अपमान में न बदले, तो सैनिकों के वेतन के न्यूनतम भार का लालच मत करो। अर्थात घूसखोरी मत करिए कि आपको सैनिक पद पर हम रखेंगे तो आपसे इतना लेंगे, आपको ये बात नहीं करनी है। आगे देखिए, अपने सेवक के बदले के
अल्प भाग को हड़पने से तो अमीर के लिए धूल फांकना बेहतर है। आगे देख खुसरो खां लिखता ने कहा कि सैनिकों को खुले हाथ से धन बांटा था। जो खुसरो खां है यह सैनिकों को खुले हाथ से धन बांटा था। उसे वापस लेने के लिए गियासुद्दीन ने दफ्तर ए फजीलात ए हस्म नामक रजिस्टर का विकास किया। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना है जो खुसरो खां है वो सैनिकों को जैसे मनमर्जी चाहा वैसे धन बांट दिया। अब जब बांट दिया, राजस्व खाली हो गया, उसी धन को वसूलने के लिए गियासुद्दीन तुगलक ने एक रजिस्टर बनवाया। उस रजिस्टर का नाम था दफ्तर ए फजीलात हस्म। उस रजिस्टर में कहा कि आप जितने सैनिकों को धन दिए हैं आप उनसे वसूल करिए और उनके नाम लिखिए और उनसे कितना वसूल किए हैं तमाम प्रकार का आंकड़ा आप उसमें लिखकर हमारे पास लाइए। इन तमाम बातों को उसने व्यवस्थित कराया। अब देखिए इसमें बकाया रकम वर्णित होती थी, उसने कीमतों के रूप में वेतन काट लिया ताकि सैनिक आर्थिक मुसीबत में न पड़े। हाँ, उसने ये भी किया कि जितना उनका वेतन बनता था उतना वेतन उनको दे दिया गया, बाकी जो ज्यादा होता था उसे वापस ले लिया। जैसे अगर किसी के सैनिक को 10 रुपये महीने वेतन मिलता है तो खुसरो खां ने क्या किया, जिसको 10 रुपये मिलता है उसको 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये दे दिया। तो कहा कि आप काम करिए। तो गियासुद्दीन तुगलक ने क्या किया कि जैसे अगर 500 रुपये पा गया, 2-3 महीने काम किया है, तो उसने क्या किया कि 3 महीने का वेतन जो उसे मिला है, जो धन मिला था ज्यादा, 3 महीने के हिसाब से उसका जो वेतन होता था तो उसको दे करके बाकी जितना पैसा था वह वापस ले लिया। अब देखिए सैनिक सुधार जब उसने किया इस तरीके का, तो वह फिर गियासुद्दीन तुगलक ने कहा कि अब हम अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे। अब देखिए अभियान शुरू करता है कब, 1321 ईस्वी में पहला अभियान उसका होता तेलंगाना वारंगल का अभियान। अब देखिए तेलंगाना जो वारंगल का अभियान है, गियासुद्दीन तुगलक की दक्षिण नीति और आक्रमणों का जो वर्णन किया है वो करने वाले हैं फरिश्ता। फरिश्ता ने गियासुद्दीन तुगलक के दक्षिण भारतीय अभियान का बहुत विस्तृत तरीके से उल्लेख किया है। वो कहते हैं कि दक्षिण के राजाओं ने दिल्ली के सुल्तानों को आधिपत्य मानने से इनकार कर दिया और कर देना बंद कर दिया था। गियासुद्दीन ने तुगलक को दक्षिण को सुल्तान में विलय करने की नीति का पक्षधर था। जो गियासुद्दीन तुगलक था इसका जो तरीका था कि अब हम जो दक्षिण भारतीय साम्राज्य है, राज्य हैं, उनको केवल टैक्स तक सीमित नहीं करेंगे। अब अगर उस पर हम कब्जा करेंगे तो दिल्ली शासन के अंतर्गत उसको हम विलय कर लेंगे। यह उसकी नीति थी। आगे देखिए यह अभियान उसके 5 पुत्रों में सबसे जो ज्येष्ठ पुत्र था जूना खां, उसकी एक उपाधि थी जिसे उलुग खां कहा जाता था, जो बाद में मोहम्मद तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस अभियान पे वो गया था। आगे देखिए गियासुद्दीन ने इसी समय उसको अपना युवराज घोषित किया। अब देखिए जब गियासुद्दीन तुगलक दक्षिण भारतीय अभियान पर जा रहा था उसने क्या किया, उसने किया कि उसके जो 5 बेटे थे, पांचों बेटों में जो सबसे बड़ा बेटा था जूना खां जिसे उलुग खां कहा गया, जो बाद में चल करके मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसे क्या किया, उसे दिल्ली की जो सत्ता है उस पर युवराज अपना घोषित कर दिया। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए, तेलंगाना का जो समकालीन का शासक है उसका नाम है प्रतापरुद्र देव। गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन जो तेलंगाना का शासक है उसका नाम है प्रतापरुद्र देव। बरनी बताता है कि युद्ध के दौरान उबैदी क्या थे? उबैदी थे ज्योतिषी एवं दमिश्क ने अफवाहें फैला दी कि सुल्तान गियासुद्दीन की मृत्यु हो गई है। इब्न बतूता भी मानता है इसके पीछे मोहम्मद बिन तुगलक का हाथ था ताकि सरदार उसको सुल्तान मान ले। इससे सेना में विद्रोह फैल गया और मोहम्मद बिन तुगलक को भाग करके देवगिरी में शरण लेनी पड़ी। तेलंगाना तभी जीता जा सका जब गयासुद्दीन ने दिल्ली में नई सेना भेजी। आगे देख लीजिए, गयासुद्दीन ने तेलंगाना को 9 जिलों में विभाजित कर दिल्ली में मिला लिया। गयासुद्दीन ने क्या किया, जो तेलंगाना साम्राज्य है उसको 9 जिलों में बांट दिया। बांटने के बाद दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया। आगे देखिए, वारंगल अब से सुल्तानपुर के नए नाम से जाना जाने लगा। जब गयासुद्दीन उस पर कब्जा कर लेता है तो वारंगल का नाम बदल करके सुल्तानपुर उसका नाम रख दिया जाता है। उलुग खां ने 1323 ईस्वी में मदुरई को जीत करके दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। आपको यहाँ समझना है, 1323 ईस्वी में उलुग खां अर्थात जो जौना खां है उसने मदुरई को जीत लिया और जीत करके दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इसके पश्चात उलुग खां ने उड़ीसा में जाज नगर अभियान 1324 ईस्वी में किया। देखिए, जब वारंगल जीत लिया गया, वारंगल जीतने के बाद उसका नाम सुल्तानपुर रखा गया। उसके बाद यह प्रक्रिया चली 1323 में, जब वो वारंगल जीतने की प्रक्रिया पूरी हुई। उसके बाद उलुग खां जो है उड़ीसा जाता है। उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम है जाज नगर गया और वहां पर 1324 ईस्वी में उस पर भी कब्जा कर लिया। अब देखिए, वस्तुतः यह अभियान भानुदेव द्वितीय को दंड देने के उद्देश्य से किया गया था। राजमहेंद्री प्रशस्ति में, प्रशस्ति अर्थात यह लिखा गया था सितंबर 1324 में लिखा गया, उलुग खां की उड़ीसा विजय का उस पर उल्लेख है जिसमें उसे विश्व खान का जो उपाधि उसमें संबोधित किया गया है। आगे देखिए, अब बात करते हैं 1324 में बंगाल अभियान की। ठीक है, 1324 में गयासुद्दीन तुगलक और जफर खान ने सोचा कि अब हम चलते हैं बंगाल पर हमला करते हैं। तो दोनों ने प्लानिंग की और प्लानिंग करने के बाद वहां से जब लौटे तेलंगाना से तो चले गए बंगाल 1324 ईस्वी में। कौन कौन गया था? जफर खान गया था और गयासुद्दीन तुगलक गया था। अब देखिए, बंगाल अभियान गयासुद्दीन तुगलक का अंतिम अभियान था। यही आपको समझना है कि गयासुद्दीन तुगलक का अंतिम अभियान कौन सा है, तो वह था बंगाल का अभियान। कब हुआ था? 1324 ईस्वी में। ये परीक्षा में प्रश्न बनता है, ये आपको समझना है। अब देखिए, बंगाल बलबन की मृत्यु के पश्चात से ही स्वतंत्र चल रहा था। जब बलबन की मृत्यु हुई तब से लेकर के तुगलक वंश के जो गयासुद्दीन तुगलक हैं अर्थात 1324 ईस्वी तक, तब तक वह स्वतंत्र रहा। अर्थात 1287 से लेकर के 1324 तक बंगाल पूरी तरीके से स्वतंत्र रहा। अब देखिए, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य का हिस्सा नहीं थे। आपको समझना है, बहुत बड़ी बात यहाँ पे है
कि अगर परीक्षा में प्रश्न बन जाए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य के अंतर्गत नहीं थे, तो उसमें आपको समझना है बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य के अंतर्गत नहीं आते थे। यहाँ पे देखिए, इस समय गयासुद्दीन जो बहादुर है बंगाल का सुल्तान था। जो बंगाल क्षेत्र है उस पर एक गयासुद्दीन बहादुर था, वह बंगाल का सुल्तान बना हुआ था। इसके भाई ने गयासुद्दीन से मदद मांगी थी। गयासुद्दीन बंगाल जाने से पहले युवराज के अधीन दिल्ली में मजलिस ए हुक्मरान कायम किया। उसने बंगाल जीता, उसका विभाजन दो हिस्सों में करके उत्तरी बंगाल का शासक बनाया नासिरुद्दीन को, वही दक्षिणी बंगाल का एवं पूर्वी बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। अब देखिए, जब मिला लिया तो बहराम खां, जो तातार खां के नाम से जाना जाता है, इस क्षेत्र का उसे सूबेदार बना दिया। इसी बात को लेकर ईसामी कहता है कि बंगाल से लौटते समय गयासुद्दीन ने तिरहुत, जिसे मिथिला कहा गया, उसको भी यह जीत लेता है। वहां के जो शासक थे हरिदेव उनको हरा देता है। अब देखिए, 1324 ईस्वी में मंगोल शीर मुगल ने भारत पर आक्रमण किया, जिसे समाना के सूबेदार मलिक सादी ने हरा दिया। अर्थात बात करेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक के समय में जो मंगोल आक्रमणकारी है उसका नाम था शीर मुगल। जो आक्रमण करता है तो दक्षिणी पश्चिमी जो क्षेत्र है उत्तर पश्चिम का, उसका जो सूबेदार था उसका नाम था मलिक सादी। वह इस आक्रमण को असफल कर देता है। ठीक, अब देखिए, गयासुद्दीन तुगलक ने एक मार्च जो अफगान षड्यंत्र है, यह घटना इसके शासनकाल में घटी थी, तो इसके विषय में आपको जानना जरूरी है। अब देखिए, जो अफगान षड्यंत्र है, ये प्रश्न बनता है कि अफगान षड्यंत्र दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल से संबंधित है, तो आपको समझना है वह संबंधित है गयासुद्दीन तुगलक। कब हुआ था अफगान षड्यंत्र? हुआ था 1325 ईस्वी में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से जब लौट रहा था तो राजधानी तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित था अफगानपुर। अफगानपुर में उसके लड़के जौना खां ने स्वागत की तैयारी की। आगे देखिए, जौना खां ने मीर इमारत, अर्थात ये क्या थे? राजकीय शिल्पकार थे। यही आपको समझना है, राजकीय जो शिल्पकार है उनका नाम है मीर इमारत। ठीक, इन देखिए, अहमद एयाज से लकड़ी का महल बनवाया। जो राजकीय शिल्पकार हैं अहमद एयाज, इनसे कहा कि आप एक लकड़ी का महल बनाइए। जौना खां, अर्थात जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, राजकीय जो शिल्पकार है इसे कहा जाता है मीर इमारत। आपको समझना है, यहाँ पे प्रश्न बन जाएगा कि मीर इमारत शब्द संबंधित है, तो यही आपको समझना है कि जो मीर इमारत शब्द है उसे कहा जाता है राजकीय शिल्पकार। उस समय था अहमद एयाज। अहमद एयाज से मोहम्मद बिन तुगलक मिलता था, जौना खां मिलता है, कहता है कि आप एक लकड़ी का महल बनाइए। कहाँ पे? अफगानपुर में। यह दिल्ली अर्थात तुगलकाबाद से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर था। वहां पे लकड़ी का महल बनवाता है। किस लिए बनवाता है? गयासुद्दीन तुगलक अर्थात अपने पिताजी के स्वागत के लिए। अब देखिए, सुल्तान बनने के पश्चात मोहम्मद तुगलक ने अहमद एयाज को ख्वाजा की उपाधि प्रदान की। आपको समझना है,
मोहम्मद बिन तुगलक जब शासक बनता है तो इसी अहमद अयाज को ख्वाजा की उपाधि प्रदान कर दी और अपना उसे वजीर बना दिया। किसी कारणवश यह महल गिर गया। भाई जो लकड़ी का महल बनाया गया था, वह लकड़ी का महल जब स्वागत की तैयारी चल रही थी तो वह लकड़ी का महल जब उसके अंदर गियासुद्दीन तुगलक उपस्थित था तो किसी कारणवश वह महल गिर गया। तो उसमें गयासुद्दीन तुगलक और उसका जो छोटा पुत्र है उसका नाम था महमूद, ये दोनों लोग उसी लकड़ी के महल में दब करके मर जाते हैं। इस बात को लेकर के जो इतिहासकार हैं तो तमाम प्रकार की आक्षेप जौना खापे लगाते हैं। उसी के क्रम में बरनी कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक निर्दोष है, वह तो बिजली के गिरने के कारण महल ढल गया। बरनी कहते हैं कि जो लकड़ी का महल गिरा है इसमें जौना खां या मोहम्मद तुगलक का कोई दोष नहीं है। उस समय बिजली गिर गई थी, बिजली के गिरने से महल ढह गया जिससे गियासुद्दीन तुगलक और उनका छोटा बेटा महमूद दब के मर गया है। अब देखिए इसमें दो है, एक बरनी है और एक फरिश्ता है। ये दोनों लोग मोहम्मद को अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक को अपने पिताजी की हत्या का दोषी नहीं मानते हैं। लेकिन एक है, दो इतिहासकार हैं, इसमें है इब्न बतूता ईसामी, एक और इतिहासकार था मुगल इतिहासकार हैं अबुल फजल बदायूनी। ये सब लोग मिलकर के मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं कि यह अपने पिता का हत्यारा है। इब्न बतूता कहते हैं इस घटना का उल्लेख करते हुए कि घटना की जानकारी मिलती है कि मुख्य संवाददाता शेख रुकनुद्दीन ने उसे बताया था। किससे? इब्न बतूता से। या रुकनुद्दीन ने उस घटना के विषय में जानकारी बताई थी कि इस घटना के समय उस लकड़ी के महल में था। तो वह जो गियासुद्दीन था लकड़ी के महल में था जिसे मोहम्मद तुगलक ने नमाज पढ़ने के लिए बहाने हटा दिया गया। भाई जब गियासुद्दीन तुगलक और उसका बेटा और कई लोग उसमें उपलब्ध मौजूद थे तो जौना खां ने क्या किया या मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, कहा भैया अब हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, और जब बाहर निकल गए तब जाकर के यह महल गिर गया। ठीक, अब आगे देखिए याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने कहा कि यह दैवीय दुर्पाक का परिणाम था। वही मलफुजात एक ग्रंथ है जिसे सूफी साहित्य कहा गया, उसमें इस घटना को निजामुद्दीन औलिया से जोड़कर देखा जाता था। जो बात निजामुद्दीन औलिया इनके बीच में घटी थी उन बातों का उल्लेख इसमें किया गया है। उसके अनुसार गियासुद्दीन ने औलिया से बंगाल अभियान से लौटने पर उससे पैसे का हिसाब लेता तो खुसरो ने उन्हें दे दिया। इसी पर निजामुद्दीन औलिया ने गियासुद्दीन से कहा कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ था, दिल्ली अभी दूर है। ये आपको समझना है कि यह परीक्षा में बहुत बार प्रश्न बना है कि यह शब्द किसके हैं। हुनूज दिल्ली दूरस्थ अर्थात दिल्ली अभी दूर है, यह वाक्य किसका है? तो आपको समझना है यह वाक्य है निजामुद्दीन औलिया का। यह किसके लिए कहा था? गियासुद्दीन तुगलक के लिए बात निजामुद्दीन औलिया ने कही थी। आगे देखिए इब्न बतूता कहता है कि शेख निजामुद्दीन औलिया ने समाधि की अवस्था में मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात उलुग खां को प्रभुसत्ता प्रदान की। उसने शेख की अर्थी को कंधा दिया था जिससे सुल्तान रुष्ट हो गया था। इस तरीके से तमाम बातें अफगान षड्यंत्र से संबंधित कही गई हैं गियासुद्दीन तुगलक के विषय में। तो अब यही आपको समझना है कि जो अफगान षड्यंत्र है यह मार्च 1325 ईस्वी में घटा। यह जो षड्यंत्र है यह गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु से संबंधित है। इसके विषय में तमाम जो इतिहासकार हैं अपने अपने मत प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से
जो तुगलक वंश है उसके जो संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक है उसके बारे में हमने चर्चा की। तो यहीं पे एक क्लास समाप्त होती है। अब अगली क्लास होगी मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।